नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी ना मिटने वाली भूख। फणीश्वर नाथ जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी उनकी लोकप्रिय कहानियों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अन्य लेखकों की कहानियों का लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी ना मिटने वाली भूख। 8 बज रहे थे। दीदी बिछौने पर पड़ी पड़ी चुपचाप टुकुर टुकुर देख रही थी छत की ओर। उसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, इधर उधर लटक रहे थे। एक मोटी किताब नीचे चप्पल के पास औंधे मुँह घिरकर ना जाने कब से पड़ी हुई थी। बुथनी की माँ दबे पांव कमरे के पास आती थी और झांक कर चुपचाप लौट जाती थी। 8 बजे तक बिछौने पर रोगनी की तरह चुपचाप पड़ा रहना, मौन साधे दयनीय मुद्रा बनाकर टकटकी लगाकर देखना आदि बातें कुछ ऐसे वातावरण की सृष्टि कर रही थी कि बुधनी की माँ कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। बेचारी हाथ में झाड़ू लेकर बार बार लौट आती थी। अंत में छोटी दीदी यानी कि मिस फ्लोरा उनसे जाकर बोली, दीदी का भेल है, अब लेकर पड़ी है, आखिर का हुआ? बड़ी मुश्किल है बुधनी की माँ, कल से ही उनका यह हाल है। ना खाती हैं, ना पीती हैं, ना कुछ बोलती हैं। पूछने पर कहती हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ज़्यादा कुछ पूछने की हिम्मत भी तो नहीं होती। मिस फ्लोरा ने बालों में कंघी चलाते चलाते कहा। सुबह से झाड़ू देवे के लिए ठाड़ रही, तनिक चल के देखो तो। बुधनी की माँ बात पूरी भी नहीं करने पाई थी कि दीदी की प्रिय छात्रा चंचला किशोरी मदालसा मुंह लटकाए आकर खड़ी हो गई और जिज्ञासु दृष्टि से मिस फ्लोरा और बुद्धि की माँ को देखने लगी। बुधनी की माँ खिलकर बोली, आहे हो लल्ली, चलता रानी, देखना तो हर दीदी का भेल है। मदालसा चुपचाप दीदी के कमरे में दाखिल हुई। दीदी अपलक दृष्टि से उसे देखती रही। बुधनी की माँ चौखट के पास ही खड़ी रही। दीदी सदा से बहुत दूर तक चुप रहने के बाद मदा ने पुकारा, कैसी हो दीदी? दीदी ने हिले डुले बना ही उत्तर दिया। बुधनी की माँ ने पहले बरामदे पर 1-2 बार छप छप झाड़ू चलाई, फिर डरते डरते कमरे में आकर हल्के हाथों झाड़ू देने लगी। मदालसा दीदी के टेबल पर बिखरी हुई किताबों को सजाकर रखने लगी। कैलेंडर में तारीख बदलकर दिन भी बदल डाला उसने। दीदी चुपचाप देख रही थी। क्यों, आज सोमवार हो गया ना? दीदी ने अचकचाकर पूछा। मदालसा डरी। एक बार कैलेंडर की ओर देखकर वह बोली, जी नहीं। वह दिन बदल रही थी और फिर याद आया, रुकी और बोली, जी हाँ, आज सोमवार ही है, कल रविवार, आज सोमवार। सोमवार हो गया? दीदी उठकर बैठ गई। बोली, तो बारात वाले चले गए? 4 बजे भोर चले गए लन सब। बुद्धि की माँ झाड़ू के तिनकों की सजाती हुई बोली। दीदी डरते डरते बिछौने के पास वाली खिड़की को, जो स्कूल की ओर खुलती थी, खोलने लगी। खिड़की खोलकर उसने देखा स्कूल खाली पड़ा है। 2 दिनों से बंद खिड़की जो खुली तो कमरे में एक ताजी हवा आकर खेलने लगी। वह अंगड़ाई लेकर उठी। उसके चेहरे की गंभीरता तत्क्षण ही दूर हो गई। मदालसा के होठों पर भी मुस्कान की एक सरल रेखा दौड़ गई। बुधनी की माँ में को कुछ हिम्मत हुई और पूछ बैठी, कैसन तबीयत है दीदी? अच्छी है, तो जल्दी से जाकर स्कूल के कमरों को झाड़ बुहार कर दे, ना हो तो फुलिया को भी बुला लेना और भगेलू से कह दे गाड़ी पर आज सरजू जाएगा, भगेलू क्लासों में बेंच सजा कर रखेगा, जाओ। कहती हुई वे तौलिया और साड़ी लेकर बाथरूम की ओर चली। मदालसा ने टोका, दीदी क्या है रे? दीदी ने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, आप नहीं गई? इंदु बहुत रोती थी, कहती थी दीदी से भेंट नहीं हो सकी। पेंसिल कटर से पेंसिल डालकर घुमाते हुए मदालसा बोली। दीदी ने प्रत्युत्तर में सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ दी। आप तो उसे उपहार देने के लिए एक चित्र बना रही थी ना? बना तो रही थी पर अधूरा ही रह गया। अच्छा, भेज दूंगी। मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई मदा, जाने के दिन में उससे मिल नहीं पाई, कहती हुई दीदी धीरे धीरे चली गई। मदा वहीं बैठकर दीदी का एल्बम देखने लगी। श्रीमती उषा देवी उपाध्याय उर्फ दीदी जी, शहर के गर्ल्स मिडिल हाई स्कूल की
प्रधानाध्यापिका, मझौले कद की दुबली पतली सुंदरी विधवा युवती। जिस दिन से स्कूल में प्रधानाध्यापिका होकर आई, स्कूल की उन्नति में 4 चांद लग गए। छात्राओं की संख्या चौगुनी हो गई। परीक्षा फल सुंदर होने लगा। स्कूल को हाई स्कूल बनाने की चर्चा होने लगी। उस दुबली पतली मृदुभाषिनी दीदी की मीठी चपत जिस बालिका ने एक बार खा ली, वही उसकी चेरी हो गई। बालिकाओं और किशोरी छात्राओं की बात तो दूर, अध्यापिकाएं भी उसके स्नेह की भूखी रहती। बुधनी की माँ उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। सदा प्रसन्न रहने वाली दीदी के होठों पर मुस्कुराहट सदा खेलती रहती। वह कभी कभी सितार बजाकर मीरा की पदावली गा लेती थी। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचकर कलापूर्ण चित्र भी बना लेती थी। विधवा थी, ओढ़ने पहनने खाने पीने की चीजों में सादगी के कड़े नियमों को मुस्तैदी से पालती थी। लेकिन अन्य अध्यापिकाएं जो सधवा थी, वे भी उनकी सादगी पर फिदा थी। स्नान भोजन करके दीदी अन्य अध्यापिकाओं के साथ जब स्कूल में दाखिल हुई, तो बुधनी की माँ फुलिया को लेकर कमरों में झाड़ू दे रही थी और बड़बड़ा रही थी। बघेलू चुपचाप बेंचों को उठा उठाकर अंदर कर रहा था। दीदी को देखते ही बुधनी की माँ जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी, छी छी छी, एक दिन में सुअरों का खुआर न बना देलन सब। राम राम राम। दीदी ने कमरे में जाकर देखा, दीवार पर स्थान स्थान पर पान की पीक पड़ी हुई थी। नीचे फर्श पर सिगरेट के अधजले टुकड़े, सिगरेट के खाली डब्बे और माचिस की जली हुई तीलियां बिखरी हुई थी। दीदी ने किंचित नाक सिकुड़ते हुए कहा, लो जल्दी साफ करो, कहकर वह ऑफिस खोलने चली। वह ऑफिस खोल ही रही थी कि उसकी आंखें दीवार पर लिखे सुंदर अक्षरों पर अटक गई। उठ सजनी, खोल, किवाड़े तोरे साजा नाए दुआरे। दूसरी जगह लिखा था, खिड़कियां तुम्हारी बंद रही पर मैंने तुमको देख लिया। लाल अक्षरों में, रानी अब अध्यापन छोड़ो, मेरे दिल का राज संभालो। नीले पेंसिल से किसी ने लिखा, प्रेम की भाषा सजनी, मुझको भी पढ़ा दो। पढ़ते पढ़ते दीदी तिलमिला उठी। ऑफिस खुलकर धम से कुर्सी पर जा बैठी। उसके होठों पर कुछ घंटे पहले जो स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आई, वह विलीन हो गई। वह उठी, फिर बैठ गई। एक कागज पर लिखने लगी, चेयरमैन की सेवा। फिर न जाने क्या सोचकर कागज को फाड़कर वह उठ खड़ी हुई। फ्लोरा, दीदी ने पुकारा। फ्लोरा और उर्दू अध्यापिका सलमा आई कि गंभीर मुद्रा को देखकर अवाक खड़ी रही। क्या है दीदी? फ्लोरा ने मौन भंग करते हुए पूछा। दीदी ने बाहर आकर दोनों को दीवार की ओर दिखलाया। दोनों ने पढ़कर घृणा से मुंह विकृत कर लिया। सलमा बोली, यह बारातियों का काम है। दीदी ने कहा, हाँ, सभ्य बारातियों ने लिखा है। लड़कियां दल बांधकर मुस्कुराते हुए आ रही थी। सरजू भी स्कूल की गाड़ी पर लड़कियों को लेकर आ गया था। प्रणाम दीदी जी प्रणाम प्रणाम कहकर मुस्कुराती हुई लड़कियां की टोली ज्यों ही स्कूल की सीढ़ी पर पांव रखने लगी, दीदी की गंभीर वाणी सुनकर एक साथ सब रुक पड़ी। तब तक बाहर मैदान में खड़ी रहो। दीदी तथा अध्यापिकाओं के चेहरों को देखकर लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी। देखो देखो दीदी की आंखें लाल है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। समझी समझी, मंजू खुश होकर बोली। कोई बड़े आदमी मर गए हैं, फिर वही 5 मिनट चुप। फ्लोरा रोल कॉल करके छुट्टी दे दो, कहती हुई दीदी पुनः ऑफिस में जा बैठी। छुट्टी दे दी गई। छात्राओं ने बुधनी की माँ से पूछा, मदालसा से दरफयात कर लो कि कुछ भी पता नहीं चला। दीदी अपने कमरे में लौट आई और बिछोने पर लेट गई। उसके अंदर एक आग सी जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, रह रहकर प्यास लग रही थी। शनिवार को एक शहर के प्रतिष्ठित रईस श्री आनंदी प्रसाद जी के यहाँ बारात आई थी। उनकी एकमात्र पुत्री इंदु के शुभ विवाह उपलक्ष्य में स्थानीय धर्मशाला में बारातियों के ठहरने का प्रबंध किया गया था, किंतु सभ्य असभ्य, साधारण असाधारण और धनी के वर्गीकरण की ओर प्रबंधकों का ध्यान ही नहीं गया था। सभ्य और सुसंस्कृत बारातियों ने जब जनरल बारातियों के साथ रहना अस्वीकार कर दिया, तो चेयरमैन साहब से अनुमति लेकर गर्ल्स स्कूल में ही ठहरने का प्रबंध कर दिया गया। सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत बारातियों के लिए स्कूल के कंपाउंड में ही अध्यापिकाओं के क्वार्टर्स थे। रविवार की शाम को अन्य अध्यापिकाएं विवाह गृह के समारोह में सम्मिलित होने चली गई थी। स्कूल की ओर खुलने वाली खिड़की को बंद करके दीदी अपने कमरे में बैठी अधूरे चित्र को पूरा कर रही थी। खिड़की के उस पार स्कूल में सभ्य बारातियों का भोजन पान शेष हो चुका था। पत्तलों पर कुत्तों की लड़ाई, भिखारी और भिखारिनों का करुण पुकार को सुनकर दीदी का ध्यान भंग हुआ। चित्र को अपूर्ण ही छोड़कर वह जाने क्या सोचने लगी थी। धीरे धीरे कुत्तों का भौंकना बंद हुआ तो भिखमंगों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई जब शांत हुई तो एक छोटे शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। दीदी ने पहचान लिया अभागिन मृणाल के बच्चे के कोमल कंठ स्वर को। ओ बाबा,
এত ঝাল, তাই তো বলি ছেলে আমার কাঁদছে কেন? मृणाल खाते खाते बोल उठी। इसका मतलब हुआ कि इतनी मिर्च है इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। मृणाल के छोटे से शिशु ने झूठन का स्वाद लेना शुरू कर दिया। दीदी कुछ आश्चर्यचकित हुई थी। दीदी मृणाल को जानती थी, उसे प्यार करती थी और कभी कभी बुलाकर भरपेट भोजन कराती थी और उसके प्यारे बच्चे को गोद में लेकर पुचकारती थी। बंगाल के भुक्कड़ों की जमात में मृणाल जब इस शहर में आई थी तब उसकी गोदी अथवा देह में वह शिशु नहीं था। रोज शाम को कुछ बासी रोटियां पाकर बदले में मृणाल ने दिया था इस शहर को यही भोला भाला शिशु जो कड़वी तरकारी खाकर रो उठा था। मृणाल बंगाल के एक ग्राम के खुशहाल किसान की पुत्री थी। तो उस शाम को बैठी बैठी दीदी बहुत सी बातें सोच रही थी। कुत्ते, मनुष्य, मृणाल और उसके प्यारे बच्चे के संबंध में ना जाने क्या क्या सोचते सोचते आराम कुर्सी पर थकी सी लेट गई। स्कूल के बरामदे पर किसने किसी सरोज नामक व्यक्ति को पुकार कर कहा, सरोज जी, ओ सरोज जी, जरा इधर आइए। क्या है? सरोज अथवा किसी दूसरे ने पूछा था। देखिए, यहाँ की भिखारिनों की आंखों में भी एक अजीब जादू है, पुकारने वाले व्यक्ति ने दिखलाया था। दीदी की भौहें जरा तन गई और कान सतर्क हो गए। देखने वाले व्यक्ति ने देखकर कहा, ओहो, जादू मत कहिए जी, मद कहिए, मद। अरे जी, आप ठहरे कवि। प्रथम व्यक्ति ने संशोधन को स्वीकार कर लिया। एक तीसरी आवाज सुनाई पड़ी, अच्छा कवि जी, कल्पना कीजिए तो जहाँ की सड़कों पर ऐसी परियां मारी मारी फिरती हैं, खिड़कियां बंद करने वाली बैठने वाली मलिकाएं कैसी होंगी? इस पर जोरों से कह कहे लगे और वह प्रसंग कह कहे के साथ खिड़की की लड़कियों को छेद कर दीदी के अंतस्थल में घुस गया। उसी रात को 3 बजे तक स्कूल के बरामदे पर अंगूरी बाई नाचती रही। घुंघरू की छम छम दर्द भरी आवाज और वाह वाह क्या क्या खूब खूब को सुनते सुनते दीदी तकिए में मुंह छिपाकर रोई। दूसरे दिन भी वह यूं ही बिछौने पर निश्चेष पड़ी रही। बिछौने पर से उठते ही उसका सिर चक्कर खाने लगा। एक ही रात में ना जाने कितनी दुर्बलता आ गई। रविवार की शाम को ही अंगूरीबाई कूक पड़ी थी, अंधेरिया है रात रा सजनवा। वाह, नेकी और पुछ पुछ साजनों में से एक ने फरमाया। शेष साजनों ने जबरदस्त कहे कहे लगाए। इसके बाद गाने ही गाने, मजेदार आवाजें आती रहीं। कहो कहो के बवंडर में दीदी ज्ञान शून्य हो गई। अंगूरीबाई गाती ही रही। सोमवार को रोल कॉल के बाद छुट्टी देकर जब वह लौटी थी तो उसके अंदर आग सी लग रही थी, सिर फटा जा रहा था और उसे रह रहकर प्यास लगती थी। एक ही दिन में बुखार ने भीषण रूप धारण कर लिया। लेडी डॉक्टर आई, नुस्खा देकर चली गई और दवा होने लगी। मंगलवार को सुबह से प्रलाप के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। वह बिछौने पर अचल हो रही थी और रह रहकर कुछ बड़बड़ाती भी थी। कभी कभी चौंककर पास में बैठी मदालसा को उठाकर पकड़ लेती और रो पड़ती, मदा छिप जाओ बिट्टी मेरी। वह बीड़ी वाला कहते कहते वह बेहोश होकर बिछौने पर लुढ़क गई। हाँ, एक बीड़ी वाले को अक्सर मिस्ट्रेस क्वार्टर्स के पास आकर दिल में दर्द पैदा हो जाया करता था। वह इलाही से उस दर्द को ना मिटाने के लिए आरजू करता हुआ चला जाता था। दीदी आंखें खोलकर इधर उधर देखती। मदा, फ्लोरा, सलमा, बुधनी की माँ करुण नेत्रों से बैठी हुई थी। नहीं, वह खड़ी है मृणाल, उसकी गोदी में नन्हा शिशु है, वह बीड़ी वाला। ओहो बीड़ी वाला, दीदी, सलमा पुकारती है। दीदी आंखें फाड़े दीवार की ओर देखती ही रहती है। मजेदार पीली अंगूरी, वह गूंगी पगली, गर्भवती पगली हंस रही है। गूंगी सी दीदी भी हंस पड़ती। दीदी प्रायः रोती हुई फ्लोरा से कही। सलमा ने सिर पर आइस बैग रखा और मदालसा पंखा चलने लगी। दीदी आंखें बंद किए सोचने लगती, वह पगली गर्भवती है, उस पर भी बलात्कार किए गए। छी छी, बार बार वाइन एंड विमेन, सुरा, युद्ध और नारी सत्यानाशिनी चीजें हैं। उठ सजनी, खोल किवाड़, बार बार गाने के बोल उनके आते। वह फिर चौकर उठ बैठती, बड़बड़ा उठती और फिर बुधनी की माँ उसे लिटा देती। खिड़कियां तो खुली हुई हैं, सलमा कहती। दीदी चुपचाप आंखें मूंदे रहती। भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण, उसकी करुण पुकार, उसे नंगी देखने की वासना। ओह, आंखें मूंदे ही अपनी साड़ी के छोर पकड़ लेती और चिल्ला उठती, मैं नंगी हो जाऊंगी, नंगी हो जाऊंगी। दीदी, फ्लोरा, मदा और सलमा तीनों प्राय एक ही साथ पुकार उठती। दीदी घृणा से मुख विकृत कर लेती। भगेलू लेडी डॉक्टर के यहाँ गया था, लौटकर आया तो चुपचाप खड़ा रहा। बहुत पूछने पर भगेलू ने कहा, डॉक्टरनी साहब, राजा रघुवीर सिंह की हिया जाते हैं। हम जाकर बोले तो बोलिन कि वह चुप हो रहा। क्या बोलोगे? फ्लोरा ने डांट कर पूछा। बोलिन की जाकर अपना दीदी का दूसरा ब्याह कर दो, सब ठीक हो जाइए। इधर बिछौने पर पड़ी पड़ी वह दीवार की ओर एक टक देख रही थी। स्कूल कंपाउंड में वह मृणाल, अंगूरी, गूंगी पगली खड़ी है। बाहर दीवारों के चारों ओर शहर भर के लोग, सभ्य असभ्य, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, अपनी अपनी भाषा में हल्ला मचा रहे हैं।
गाना गाते सुनाई दे रहे हैं। तीन हमरो देखो आसुरतिया पतली कमरिया, तेरे दर पे खड़ा हूँ कब से, उठ सजनी खोल। अलग अलग गानों के मुखड़े। लोगों की भीड़ क्रमशः उत्तेजित हो रही है। सब फाटक पर धक्का दे रहे हैं। अंगूरी बाई आंचल से अपने को ढक लेती है। मृणाल रो पड़ती है। उसकी गोद का बच्चा छाती में मुंह चिपट कर सिमट गया है। पगली हंस रही है। फाटक टूटने की ओह दीदी चौकर उठ बैठी। इस बार उसको देखकर मदा फ्लोरा वगैरह घबरा गई। दीदी अचानक बिछौने पर से उठकर भागी। दीदी दीदी अरे रोको, पकड़ो। सब पीछे पीछे दौड़ी और वह हंसती हुई भागती जा रही थी। फाटक के पास जाते जाते दीवार से टक्कर खाकर गिर गई और जमीन पर रक्त की धारा बह चली। दीदी अस्पताल में अंतिम घड़ियां गिन रही थी। एवरग्रीन रेस्टोरेंट में चाय पीने वाले नौजवानों को एक नया मसाला मिल गया। चाय की चुस्की लेते हुए एक नौजवान ने कहा, अरुण तुमने कुछ सुना? उसकी हालत बड़ी नाजुक है यार। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, कुछ पता चला? भाई आखिर वह भी अपने पहलू में दिल रखती थी, किसी ने छीन कर बेमुरवते से तोड़ डाला होगा। और क्या सुना है, बारात में उसके कोई पुराने प्रेमी आए थे। तब ठीक है, एक कहानी लेखक जो अब तक चुपचाप बैठे हुए था बोला, मैंने भी ऐसी ही कल्पना की थी। ही हा हा। रेस्टोरेंट के सामने सड़क पर गूंगी पगली, जो बहुत निकट भविष्य में ही माता बनने वाली थी, खड़ी खड़ी हंस रही थी। हंसते हंसते पेट पर बल पड़ गए। जाने को मुद्रा बना रही थी। अरे भाग, हट शैतान। हे वह प्रत्येक डग में भरती एक विशेष जोर डालती हुई हंसती हुई चली गई।